गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, आज हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके साथ ही हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट। वी हैव डन अप टू चैप्टर 18 चैप्टर तक हमने कर लिया है बेटा। अब तो रिवीजन टाइम है। अब तो आपके ऊपर है कि आप मैक्सिमम रिवीजन करो, क्योंकि जितना रिवीजन आप करोगे उतना आपको फ़ायदा है। और वैसे भी 8 तो 9th का, जैसे 9th में मोस्टली सिलेबस आपका रिपीटेड है, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में आ जाएगा। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ। इसलिए बेटा 8th स्टैंडर्ड को आप बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक एक चीज़ को अपने कंसेप्ट क्लियर करना। तो लास्ट टाइम वी वर डूइंग वाटर पोल्यूशन। हमारा चैप्टर था पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें हमने एयर पोल्यूशन में कर लिया था एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। अब है हमारा वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में मैंने बताया था कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। और जो हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी हमारे सब्सटेंस हैं दैट पोल्यूट वाटर, दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। मीन्स कि जो वाटर को किसी भी उससे गंदा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। तो अब हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने जैसे एयर पोल्यूशन में केस स्टडीज डिस्कस की थी ताजमहल की। अब ये जो आपकी केस स्टडी है अब है गंगा एक्शन प्लान। यू नो गंगा इज द मोस्ट मोस्ट रिलीजियस रिवर इन द इंडिया, इन इंडिया। लेकिन अब क्या है, इट इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर। सबसे ज़्यादा गंदी ये हो चुकी है, ठीक है। अब जो गंगा है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो हमारे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है तो उन्होंने कहा इट इज़ द वन ऑफ द 10 मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन वर्ल्ड। मतलब हमारी रिवर जो वर्ल्ड में जितनी भी रिवर हैं उनमें से 10 जो रिवर अगर हम काउंट करें तो उनमें गंगा का भी नाम आता है। देखो कि हमारी कितनी अच्छी और पवित्र नदी थी और ये अब हमारी सबसे गंदी हो गई है। तो क्यों? क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम गार्बेज हैं सारा उसमें फेंक देते हैं, अनट्रीटेड सीवेज वो उसमें फेंक देते हैं, डेड बॉडी, ठीक है, और मैनी अदर हार्मफुल जो थिंग्स होती हैं दैट वी थ्रो इन रिवर गंगा, और उसी ने उसको बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड बना दिया है। तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने पहले एक एक्शन प्लान शुरू किया था, दैट इज गंगा एक्शन प्लान इन 1985। ये बेटा ये आपको याद होना चाहिए, इन 1985 रिवर गंगा जो है ये प्लान हमारा शुरू किया था। और इसका क्या एम था? इट्स एम इज टू रिड्यूस पोल्यूशन लेवल इन द रिवर। लेकिन मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, इंडस्ट्रीज, और जितना इसका डैमेज ऑलरेडी हो चुका था उस वजह से बहुत ज़्यादा ये मतलब इसमें हम बहुत ज़्यादा रिपेयर नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा हम इसको पोल्यूटेड रिवर से ठीक नहीं कर सके। तो इसलिए ये है हमारा NMCG, ठीक है, NMCG यानी कि नेशनल मैनेजमेंट टू क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये हमारा हेड हुआ 2016। इसका भी यही था कि जितना सा ज़्यादा हो सके हम गंगा को क्लीन करें, उसके लिए हम स्ट्रिक्ट रूल बनाएं, गंगा में कोई भी गार्बेज थ्रो ना करें, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने फिर ये एक्शन एक स्टार्ट किया। अब ये जो हमारा गंगा था, तो गंगा जो है मोस्ट पोल्यूटेड कहाँ होती है? ऐसा माना जाता है इन कानपुर, क्योंकि कानपुर जो है ये भी एक बैंक ऑफ रिवर गंगा पे सिचुएटेड है। और आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ हम थ्रो करें और उसमें पानी का लेवल बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट उससे पानी बह रहा है, तो फिर भी उसके साथ बह जाएगा और कहीं ना कहीं किनारे पे लग जाएगा। लेकिन जो कानपुर है वहाँ पे जो फ्लो है थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग वहाँ पे बेदिंग करते हैं, मतलब नहाते हैं, वॉशिंग द क्लोथ्स, ठीक है, और इवन डिफिटिंग इन द रिवर, इसकी वजह से रिवर जो है बहुत गंदी हो गई है। पॉलीथीन हम फेंक देते हैं, उसमें प्लास्टिक फेंक देते हैं, फ्लावर, गार्बेज, तो इसने गंगा को बहुत ज़्यादा वो कर दिया, पोल्यूटेड कर दिया। इसके अलावा जो मैंने बताया ना कि यहाँ पे फ्लो बहुत कम है,
तो इस वजह से वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा, क्योंकि वो कचरा वहीं रह जाता, कहीं बह के तो जाता नहीं। इन एडिशन कानपुर हैज़ 5000 इंडस्ट्रीज। जो कानपुर है उसमें, ये जो आपका कानपुर है इसमें क्या है, आपकी 5000 इंडस्ट्रीज। और वो जो इंडस्ट्रीज हैं अपना वेस्ट डायरेक्टली रिवर गंगा में थ्रो कर देते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कोई भी केमिकल निकल रहा है या कोई भी गार्बेज फैक्ट्री से निकल रहा है, उसको सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट मीन्स कि उसको जो हार्मफुल सी कंडीशन में है उसको हार्मलेस बनाना चाहिए। हार्मफुल से हार्मलेस में अगर बना के इसके बाद उसको रिवर गंगा में थ्रो करेंगे तब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको ट्रीट नहीं करते, एज इट इज़ उसको डाल देते। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत तो पैसा लगता है और थोड़ा बहुत उसमें टाइम भी लगता है, लेकिन टाइम और पैसा आजकल कोई खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए वो डायरेक्टली रिवर गंगा में उसको थ्रो कर देते हैं। अब ये बताओ कि अगर रिवर गंगा हमारी जो मोस्ट रिलीजियस हमारी रिवर है वो गंदी हो गई तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए? तो यही हमारा मेन एम है कि हम रिवर को वो करें कि एक तो स्टेप हमें क्या लेने हैं और इसकी कौन रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट है वो रूल बना लेते हैं, लेकिन रूल्स फॉलो तो हमें करना है ना। गवर्नमेंट ने रूल बना दिए, स्ट्रिक्टली रूल बनाएंगे और हमें मतलब पनिशमेंट होगी तभी हम सुधरेंगे। तो जैसे मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर एंड स्ट्रीम कॉजिंग पोल्यूशन ऑफ वाटर। जैसे ये ऑयल रिफाइनरी है, पेपर टेक्सटाइल है, शुगर मिल है या केमिकल फैक्ट्री है, जितने भी केमिकल्स हैं वो इसमें थ्रो कर देते हैं। तो दीज इंडस्ट्री कॉज केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। और जो इसमें कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, एक तो आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड। कौन कौन से होते हैं? जैसे आर्सेनिक, ठीक है, फ्लोराइड और तीसरा आपका है लेड। ये जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, इतनी ज़्यादा पॉइजनस है कि अगर कोई इनको पी ले तो उससे वो ये मतलब एनिमल्स को भी, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है, अब वो पानी में ही सांस ले रहे हैं, पानी उनके पेट में जा रहा है, अब वो पानी वो पी लेते हैं, तो उनको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। और अगर उसको फिर एनिमल कंज्यूम करे, जैसे फिश है, फिश वाटर में रहती है, उसने आर्सेनिक, लेड या मरकरी कुछ भी उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में या उसकी बॉडी में चला गया, उसी फिश को जब ह्यूमन बीइंग खाएगा तो उसको भी इफेक्ट करेगी, पॉइजनस होती है। तो इस तरह से ये एक उससे दूसरे उसमें मतलब एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में ये फैल जाती है। पहले मछली में आई और फिश किस में, ह्यूमन बीइंग में, या सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं खाते, बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, तो वो भी उनको भी पॉइजनस फैल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम जैसे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड ये हम रिवर में ये हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, टू इंक्रीज द यील्ड, और हमारी बेटर फ्लावर। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि वी यूज़ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। और दूसरा आपको ये भी बताया था दे आर वाटर सोल्यूबल, यानी कि पानी में वो बड़े आराम से डिजोल्व हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो हमने इस पर स्प्रे किया है, किसी भी प्लांट पे, फ्लावर पे या किसी भी क्रॉप पे हमने उसको स्प्रे किया है, तो जब भी बारिश आएगी, क्योंकि वो बहुत इट इज़ रेयरली सोल्यूबल इन वाटर, तो जब भी बारिश आएगी ये उसमें डिजोल्व हो जाएगा और पानी में डिजोल्व होने के बाद ये किसी न किसी वाटर बॉडी में चला जाएगा, बिकॉज इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको बताया था ना NPK, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी, पोटेशियम भी, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स में होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एल्गा, अब वो एल्गा की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि पानी एकदम बहुत ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो वो क्या होता है, क्योंकि उस पर बहुत सारी एल्गी ग्रो कर देती है। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्गी ग्रो होती है तो उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ये आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ इसको हम और बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम क्या होता है, जब ये एल्गी है ये ऑक्सीजन भी यूज़ करेगी और जब ये एल्गी डाई करेगी, मीन्स कि जब इसमें अब डेथ तो होगी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब जब इसमें डाई करेगी तो इट मतलब जो ये इट विल डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो इसको डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करने में दे नीड ऑक्सीजन, उनको क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन। ठीक है, अब वो जो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से अलग का डिकम्पोजिशन होगा, तो वो ऑक्सीजन जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं जैसे फिश है या आपके टॉर्टोइज हैं, उनको ये मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एक तरह से इट विल इंक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन ऑक्सीजन उनको मिलेगी नहीं क्योंकि सारी एल्गी तो उसमें एल्गा ब्लूम में जो है ऑक्सीजन हमारी यूज हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन से क्या होगा, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे स्टार्ट डाई, उनकी मतलब एक तरह से मौत होनी शुरू हो जाएगी, वो मरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी एक इफेक्ट होता है। अब कई बार क्या होता है, सम टाइम अनट्रीटेड सीवेज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द रिवर, इट कंटेन फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये इट कैन बी ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज। ठीक है, इस तरह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड होता है। वाटर कंटामिनेटेड विद सीवेज एंड मैनी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पेस्टिसाइड्स दे स्प्रेड डिजीज, जैसे कि कोलेरा है आपका, कोलेरा। ठीक है, इसके अलावा जॉन्डिस, ठीक है, और ये कोलोरा है, डेंजिस्ट है या डेजेंट्री, और इसके अलावा ये और क्या स्प्रेड करेंगे, टाइफाइड। तो ये सारी डिजीज हैं जो कि हमारी कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होगी, यानी कि अगर हमारा पानी गंदा है तो उससे हमें जॉन्डिस हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, डेजेंट्री हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। दीज डिजीज आर कॉल्ड एज वाटर बोर्न डिजीज। अब कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन फिकस ऑफ मैमल आर इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर जो ये इफ वाटर हैज दिस बैक्टीरिया इट मीन वाटर इज कंटामिनेटेड बाय फीकल बैटर, और अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है ये मीन्स वाटर इज प्योर। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वाटर हमारा ठीक है या नहीं। अब इसके बाद व्हाट इज पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर क्या होता है, पोटेबल वाटर इज वाटर दैट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, मतलब जो हम बड़े आराम से ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लेते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी ऑर्डरलेस, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, जर्म फ्री ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा पोटेबल वाटर। अब पोटेबल वाटर को हम कैसे, अगर मान लो हमारा पोटेबल वाटर नहीं है, पानी किसी भी वजह से कंटामिनेटेड है, तो हम उसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो बॉइलिंग। अब जो पानी को हम उबाल लेते हैं, ये तो बहुत ट्रेडिशनल और इजी मेथड है कि पानी हमने लिया उसको उबाल लिया। पानी को उबालने से इट विल किल जर्म्स, ये जितने भी जर्म्स हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको मार देता है, और एक बार जब जर्म्स हमारे मर जाए तो इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। दूसरा होता है फिल्टर, आपके घरों में भी लगा होगा फिल्ट्रेशन, जैसे किसी घर में आरओ होगा, किसी घर में एक्वागार्ड होगा, तो ये हमारी फिल्टर यूनिट होती है, इसमें कैंडल लगी होती है जो कि वाटर को प्योरीफाई करती है। तीसरा है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जो है इट इज़ अ केमिकल मेथड दैट इज यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर। अब इसमें क्या होता है, जैसे पानी है उसमें हम क्लोरीन की टेबलेट ऐड कर देते हैं। अब क्लोरीन की टेबलेट ऐड करने से क्या होगा, ये जो पानी है, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ जाएगी, और जो ऊपर साफ पानी है वो धीरे धीरे हम किसी दूसरे बर्तन में ले लेंगे। ये तो क्लोरीनेशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्लोरीनेशन जो टेबलेट होती है बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी टॉक्सिक भी होती है, तो इस वजह से हमें लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि हम वाटर या एयर को पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जो भी हमें गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद पोल्यूटेड वाटर जो है वो किसी भी वाटर बॉडी में हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी वाटर बॉडी में डालेंगे तो वो पूरे वाटर हमारा
पोल्यूट हो जाएगा। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, ये हमने वाटर के मतलब जैसे हमें कंटामिनेशन ऑफ वाटर से बचाने के लिए पहले तो क्या होगा, रिड्यूस क्या होगा कि हमें ऐसे केमिकल यूज़ ही नहीं करना चाहिए, हमें गार्बेज वगैरह यूज़ करने नहीं चाहिए जिससे कि हमारा वाटर पोल्यूटेड हो। ठीक है, तो हम उसको मतलब कम से कम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है रीयूज़। यूज़ क्या होते हैं, जैसे मान लो आप अपने घरों में वेजिटेबल वॉश करते हो, कोई एप्पल है या मैंगो है, आप धो के खाते हो, तो उस पानी को आप किसी एक कंटेनर में रख, मतलब जैसे किसी कंटेनर में आप अपने एप्पल, मैंगो या कोई भी वेजिटेबल आपने वॉश किए तो आपने वॉश कर ली, इसके बाद वो जो कंटेनर में पानी है वो आप अपने प्लांट्स में, जो आपके घर में किचन गार्डन प्लांट है उसको दे सकते हैं। तो एक तरह से रीयूज हो गया। और पानी की हम रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उससे हम पानी की रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जो ये आपका पता है कि पोल्यूशन बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम मतलब अगर हम खुद एक स्मॉल स्टेप्स भी उठाएं तो इट कैन बी रिड्यूस। हम अपनी लापरवाही में या अपने बेनिफिट के लिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन अगर हम इस तरह की चीज़ें करें, जैसे कि जो स्टेप्स हमें पता है कि इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, वो अगर हम यूज़ ना करें तो क्या होगा कि पानी को हम अपने मतलब एक स्मॉल स्टेप होता है, स्मॉल स्टेप सबके मिलके बहुत बड़े स्टेप बन जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वी कैन रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। और वाटर को हम सेव भी कर सकते हैं, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते हुए पर लगातार पानी को खुला छोड़ा है तो उससे भी पानी बहुत वेस्ट होता है। आप ब्रश कर रहे हो तो ब्रश करना स्टार्ट करो तो लेकिन पानी बंद रखो, और जब आपको रिंस करना अपना माउथ तब आप पानी चला लो। इससे हमारा पानी सेव भी होगा, सेव भी रहेगा, और बहुत मतलब इस तरह से हम पानी को बचा भी सकते हैं और पानी को प्योरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आपका सिलेबस खत्म और अब आपको क्या करनी है, रिवीजन। क्लियर बच्चों? ठीक है।